नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता की प्रारंभ के अंतर्गत उपन्यास किस प्रकार के उपन्यास उस समय में लिखे गए और किस प्रकार उपन्यासों की शुरुआत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास विधा के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार उपन्यास उस समय लिखे जाने लगे। इस कालावधि में हिंदी उपन्यासों में मनुष्य के लिए मानसिक विकास और अंतर्विरोधों का इतिहास समाविष्ट है। कल तक हमने नाटक की दिशाएं और नाटक का प्रारंभ के बारे में अध्ययन किया था। उससे आगे उपन्यास के बारे में हम चल रहे हैं। उसी क्रम में आगे कि आर्थिक व्यवस्था में उलटफेर, प्रेस, समाचार पत्र, शिक्षा की व्यवस्था, नए व्यावसायिक वर्ग का उदय आदि के कारण जो मध्य वर्ग उत्पन्न हुआ, उसकी बहुमुखी तथा नई समस्याओं को अभिव्यक्त करने के लिए नवीन साहित्यिक विधा की आवश्यकता हुई। वह विधा थी उपन्यास। यानी जो सब धीरे धीरे समय के साथ सारी चीज़ें सही चलने लगी, एक व्यावसायिक वर्ग बन गया, एक नवीन वर्ग का उदय हुआ जो मध्य वर्ग हुआ, तो उन सभी की जो समस्याएं हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए समाज है उसकी समस्याएं भी होंगी, व्यक्ति है उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो लगी रहती हैं। तो इसी प्रकार जो समाज में जो बहुमुखी जो मध्य वर्ग था उसकी समस्याएं भी थी, और उसकी समस्याएं एक प्रकार की नहीं थी, सामाजिक भी थी, आर्थिक भी थी, राजनीतिक भी थी और पारिवारिक समस्याएं भी थी। तो बहुत सारी उस समय की समाज की महिला समस्या थी और समाज बेरोजगारी की समस्या। तो ये सभी समस्याएं साहित्य में उपन्यास विधा के माध्यम से व्यक्त होने लगी। तो व्यक्ति उपन्यास में अपने विचारों को व्यक्त करने लगा, उसके माध्यम से भाव लिखने लगा। इसके पूर्व की साहित्यिक विधाओं काव्य, नाटक, आख्यायिका आदि के रूपाकार को काव्य रूढ़ियों से बंधे होने के कारण नए विषयों के अनुरूप नहीं थे। इन रूपाकारों में जीवन की विविधताओं को उनकी समग्रता में आकलित नहीं किया जा सकता। बहुआयामी जीवन को बांधने के लिए ऐसी विधा की जरूरत थी जो स्वयं बहुआयामी हो, यानी बहुत सारे विषय उसमें समाहित हो सकते हों, अर्थात जिसमें काव्य, नाटक, आख्यायिका आदि का अंतर्भाव होने के साथ और भी कुछ हो, उसका अपना निजी छंद हो किंतु वह स्वच्छंद हो, यानी उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो। उपन्यास में पूर्ववर्ती विधाएं बहुत कुछ अभिजातीय रूपाकारों, परंपरा मुक्त मूल्यों, सार्वभौम सत्यों को अभिव्यक्त करती आई थीं। उनमें वैयक्तिक अनुभवों के प्रकाशन का अवकाश नहीं था। उपन्यास सामूहिक अनुभवों के स्थान पर वैयक्तिक अनुभवों को तरजीह देता है। व्यक्ति अपने सामयिक परिवेश में अनुभव प्राप्त करता है। उपन्यासों में वैयक्तिक अनुभव और परिवेश के विस्तृत चित्रण के लिए भूमि मिली। तो देखिए, उपन्यास सामूहिक अनुभवों के स्थान पर वैयक्तिक अनुभवों को तरजीह देता है, यानी समाज के अनुभव की जगह किसी एक व्यक्ति के बारे में भी हम उसमें लिख सकते हैं। अपने सामयिक परिवेश से अनुभव प्राप्त करता है, यानी जो समाज के अनुभव भी हम उसमें लिख सकते हैं। उपन्यासों में व्यक्तिगत अनुभव और परिवेश के विस्तृत चित्रण के लिए एक भूमि मिली, एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। फॉरेस्टर इस सामयिकता को लाइफ बाय टाइम का नाम देकर कहता है कि इस विशेषता के कारण ही उपन्यास अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग हो जाता है। व्यापक अर्थ में सामयिकता और साहित्य का समन्वित रूप पहल इस विधा में ही मिला। दूसरे शब्दों में जीवन के यथार्थ को चित्रित करने के लिए नई विधा आविष्कृत हुई। हिंदी उपन्यासों का प्रारंभ जीवन के उपदेश मूलक यथार्थ चित्रण द्वारा होता है, यानी जीवन का जो उपदेश है उपदेश मूलक यथार्थ चित्रण के माध्यम से होता है। और अतिरंजनापूर्ण काल्पनिक जीवन के अयथार्थ रोमांस भी कम नहीं मिले थे। इस प्रकार रोमांस यथार्थ का अंतर्विरोध इतिहास के निरंतर्य में ही पाया जाता है। रीतिकालीन प्रेम कल्पनाओं में से अभी पीछा नहीं छूट पाया। क्रीड़ापरक प्रेम से उस समय के अनेक उपन्यास भरे पड़े हैं। उस समय सामंत सरदारों को चमत्कृत किया जाता था, तो इस समय जनता के एक व्यापक तबके को
तिलिस्मों और अय्यारों द्वारा चमत्कृत किया जाता था। आपने देखा होगा कि उस समय तिलिस्में अय्यारी उपन्यासों के कितने सारे वो निकले संस्करण, और व्यक्तियों ने जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती थी उन्होंने उन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी का अध्ययन किया, हिंदी पढ़नी और लिखनी सीखी, पढ़नी सीखी विशेष रूप से। पर रोमांस उपदेश के भीतर से ही आगे चलकर यथार्थोन्मुखी उपन्यासों का विकास हुआ, यानी समाज का यथार्थ क्या है, समाज में क्या घटित हो रहा है, वह सभी उपन्यासों में व्यक्त होने लगा। परीक्षा गुरु, जिसका समय है 1882 ईस्वी, जो हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकृत कर लिया गया, मध्यवर्गीय जीवन से ही संबंध है। इसके पूर्व लिखे गए नारी शिक्षा विषयक ग्रंथों को भी कुछ लोगों ने उपन्यास के खाते में डाल दिया। देवरानी जेठानी की कहानी 1870, वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1877 ऐसी ही पुस्तकें हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती में औपन्यासिकता की संभावनाएं बताई जाती हैं, किंतु संभावनाओं के आधार पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। परीक्षा गुरु उपन्यास है, बाकी ये सब एक प्रकार की पुस्तकें हैं। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास राजा लक्ष्मण दास की कोठी के मुनीम मैनेजर थे। बाद में वे म्यूनिसिपल कमिश्नर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हुए। व्यापारी होते हुए भी वे साहित्य रचना में लगे रहते थे। इस उपन्यास की रचना के पहले वे रणधीर प्रेम मोहिनी जैसा प्रसिद्ध नाटक भी लिख चुके थे, पर परंपरागत प्रणाली से हटकर वे नई चाल की पुस्तक लिखना चाहते थे। इसका उल्लेख परीक्षा गुरु की भूमिका में उन्होंने किया है। इसे वे अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की संसारी वार्ता कहते हैं। संसारी वार्ता से साफ जाहिर है कि वे इसे परियों, राजकुमारों, पशु पक्षियों की अलौकिक कथाओं से अलग यथार्थ की भूमिका पर खड़ा करना चाहते थे। लाला जी ने इसे नॉवेल भी कहा है। इसका मतलब है कि अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों के ढर्रे पर उपन्यास लिखना वे चाहते थे, यानी अंग्रेजी में उपन्यास को नॉवेल कहते हैं, तो उसी परंपरा में वह उपन्यास लिखना चाहते थे। भूमिका से ही पता चलता है कि उनके दिमाग में उपन्यास की योजना बन गई थी। इसमें परंपरा मुक्त सिलसिलेवार कथा नहीं कही गई, बल्कि उसमें आवश्यकता अनुसार उलटफेर किया गया है। पात्रों के स्वभाव, उनके पारस्परिक संबंधों को यथासंभव विश्वसनीय बनाने की चेष्टा की गई है। बोलचाल की भाषा, पात्रों का काल्पनिक चित्रण, साकांक्षता आदि के संबंध में वे पहले से ही सतर्क थे। यही कारण है कि इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा जा सकता है। देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती आदि में ये औपन्यासिक तत्व नहीं मिलते। तो आपने अध्ययन किया और देखा कि किस प्रकार से उपन्यासों के तत्व हैं जो परीक्षा गुरु उपन्यास में ही प्राप्त हुए, बाकी उपन्यासों में नहीं, तो इसीलिए उसे हिंदी का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक ऐसे व्यापारी, जो उपन्यास की कथा वस्तु है वो किस प्रकार है कि सुधार की कहानी है, जो कुसंग में पड़कर गुमराह हो गया था। इस माध्यम से लेखक जीवन के विविध प्रसंगों का आकलन कर उन्हें एक ढीले सूत्र में पिरोता है। लंबे लंबे शिक्षा मूलक प्रकरणों के कारण यह सूत्र और भी शिथिल और कमजोर हो जाता है। मुख्य कथा के असंबंध इन प्रकरणों के फलस्वरूप उपन्यास का कथानक बेहद बिखर गया है। अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए बहुत सी ऐतिहासिक और उपदेश मूलक कथाएं भी बीच बीच में कह दी जाती हैं और उपन्यास बहुत कुछ विशृंखलित हो जाता है। पर यह बिखराव एक ओर इस उपन्यास की संघटना संबंधी त्रुटि की सूचना देता है और दूसरी ओर भावी उपन्यासों की संभावनाएं भी रेखांकित करता है। इसके चरित्र विभिन्न मनोवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका नायक मदन मोहन मूलतः अच्छा होते हुए भी कुसंग के कारण अपना सब कुछ खो बैठता है। वह अव्यवस्थित, खुशामद पसंद और दर्शन प्रिय व्यक्ति है। ब्रज किशोर नई रोशनी से प्रभावित, संयमी, विवेकवान, देश प्रेमी, अपनी भाषा, संस्कृति, गत्यात्मक रीति नीति का समर्थक है। मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभूदयाल कुसंग के जीते जागते स्वरूप हैं। जीवन की छोटी मोटी और बुराइयों को उद्घाटित करने वाले ये चरित्र इतने आकर्षक नहीं बन पड़े हैं कि पाठकों के मन को रमा सके, यानी चरित्र इतने प्रभावशाली नहीं हैं
कि पाठकों को अपनी ओर वो आकर्षित कर सकें। सुख दुख, प्रामाणिकता, सावधानी, सज्जनता जैसे विषयों पर जो विचार विमर्श चलता है वह किताबी होने के कारण जी उबा देने वाला हो गया है। जिस भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में, नाटकों और निबंधों में दिखाई पड़ता है, उसकी छाप परीक्षा गुरु पर भी पड़ी है। निज भाषा उन्नत्याय सब उन्नति को मूल की प्रतिध्वनि इस उपन्यास में भी सुनाई पड़ती है। नए ढंग की खेती और कल कारखाने की उन्नति द्वारा देश को आधुनिक बनाने का मंतव्य भी व्यक्त किया गया है। अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है। देशी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अखबारों की कद्र न करने की गिला की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है कि पुरानी पीढ़ी के जो व्यक्ति थे कितने कर्मठ होते थे, अपने कर्म को ही प्रधान मानते थे, तो उनको अच्छा बताया गया है। हमें उनका अनुकरण करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। नए फैशन, विलासिता पर आक्रमण किया गया है। इस तरह उस युग को अपनी समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया है वह प्रशंसा के योग्य है। प्रेमचंद्र ने जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। लाला जी ने अपने नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी में रोमांटिक हैं, तो परीक्षा गुरु में यथार्थपरक, यानी समय के साथ उनकी विचारधाराएं भी बदल गईं। जीवन के यथार्थ को व्यक्त करने के लिए उन्होंने औपन्यासिक विधा को क्यों चुना, यह आकस्मिक नहीं है। उपन्यास मूलतः यथार्थ को आंकने वाली विधा है। क्या है? यथार्थ को आंकने, यानी हमें हमारे सामने यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली। नाटक की तरह यह भी मिश्रित विधा कंपोजिट आर्ट है, जिसमें कहानी, रेखाचित्र, निबंध, कथोपकथन, विवरण, वर्णन, नाटकीयता, काव्य सभी का समावेश होता है। यदि कथानक निर्माण में लाला जी रीति मुक्त हो पाते, जैसा कि प्रत्येक अध्याय में कोई न कोई नीतिपरक पद्य लिखकर कथा को लक्षण उदाहरण का नमूना बना दिया गया, यानी उपन्यास में उन्होंने कोई न कोई पद्य लिखा है, तो यह उपन्यास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता। बालकृष्ण भट्ट ने 2 उपन्यास लिखे। नूतन ब्रह्मचारी, जिसका समय है 1877 ईस्वी, ये बालकृष्ण भट्ट का है। 100 अजान और 1 सुजान 1892 ईस्वी। दोनों ही शिक्षा उपयोगी कथाएं हैं। दोनों में ही सत्संग की महिमा बताई गई है। नूतन ब्रह्मचारी का विनायक अपने अच्छे संस्कारों के कारण डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। 100 अजान 1 सुजान एक ऐसे सेठ की कहानी है जो कुसंग में पड़कर बिगड़ जाता है, किंतु सत्संग के कारण पुनः सुधर जाता है। यानी सत्संग, अच्छी संगति, संग चलने की का जो संग चले व्यक्ति, जो जिनकी अच्छी संगति होगी तो वह अच्छा ही करेंगे व्यक्ति। परीक्षा गुरु की भांति यह उपन्यास भी हिंदी संस्कृत के नीतिपरक उद्धरणों से भरा पड़ा है। इनकी भाषा अलंकृत है। नूतन ब्रह्मचारी में सहजता अधिक है। इतनी बातचीत विनायक और उन तीनों आदमियों के बाहर हुई। विनायक आगे हुआ और वे लोग उसके पीछे पीछे घर में चले। भीतर जाकर देखा तो घर में कोई बात अमीरी की नहीं, पर सफाई और सुथरापन हर वस्तु में झलकता है। भीतर जाकर उन दोनों साथियों को एक नाउमीदी सी हुई, क्योंकि जैसा बाहर देखने में मकान भड़कीला मालूम होता था, वैसा भीतर कुछ सामान्य था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसकी भाषा में जो प्रवाहमयता है वह परीक्षा गुरु में नहीं। फिर भी यह अपेक्षाकृत सपाट उपन्यास है। इन प्रारंभिक उपन्यासों को देखने से पता चलता है कि रईस वर्ग अपनी अय्यासी और अकर्मण्यता में किस प्रकार ढह रहा है। उसके स्थान पर कर्मण्य, क्रियाशील और नवीन युगीन चेतना में संपृक्त पढ़ा लिखा वर्ग उमड़ रहा है। नए समाज के निर्माण में आगे चलकर इसी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, है ना। कि किस प्रकार बालकृष्ण भट्ट ने और इन लोगों ने उपन्यास लिखे, तो इनके उपन्यास थे वो मध्य वर्ग को की विषमताओं को, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को उजागर करने वाले थे। उनमें समस्याएं भी बहुत सारी थीं, तो वो सब उपन्यासों में शुरुआत हुई। तो उपन्यासों उन्होंने गद्य के भी पद ले लिए,
पद्य के भी ले लिए, कहानी को किस तरह विस्तार भी दिया, तो यही सब उपन्यासों में व्यक्त हुआ है। तो इस सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।